ठीक। नेक्स्ट दूसरा कहता है कि एनआईटी। एनआईटी का मतलब क्या हुआ? नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकल रहा है? तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और फैक्टर कॉस्ट में जब हम एनआईटी जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? मार्केट प्राइस मिलता है। सिर्फ ये 5 कंपोनेंट अच्छे से रटना है। ये 5 कंपोनेंट अगर अच्छे से रट लिया तो नेशनल इनकम का कंपटीशन बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आइए समझते हैं नेशनल इनकम प्रोडक्शन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हैं। तो अगर वो एग्जाम्पल समझ में आ गया तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन मेथड क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये समझते हैं कि नेशनल इनकम प्रोडक्शन मेथड से कैसे कैलकुलेट होता है। एक्चुअल में अगर हम इस बात को ध्यान से देखें तो हम ये समझने जा रहे हैं कि प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकलती है। तो जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो याद रखिए कि हम 3 सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। अब ये सेक्टर कौन सा होता है? जो सेक्टर एग्रीकल्चर में एंगेज हो, जो सेक्टर माइनिंग में एंगेज हो, उस सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। लेकिन जो सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज हो, जो सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज हो, उस सेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टर्शरी सेक्टर की तो सारे जितने सेक्टर जो सर्विसेज में एंगेज्ड है वो सारे सेक्टर को हम टर्शरी सेक्टर कहते हैं। तो बात यह आई कि प्रोडक्शन से मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन यूनिट का एस्टैब्लिश होना। प्रोडक्शन यूनिट कब एस्टैब्लिश होता है? तो 3 सेक्टर से एस्टैब्लिश होता है। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्शरी सेक्टर। अब ये कैसे काम करता है, इसको हम कैसे समझेंगे? तो ये पार्ट को हम ध्यान से समझते हैं कि कैसे एक्चुअल में काम करता है। तो सबसे पहला चीज ध्यान से समझें। मान लीजिए ये बहुत बड़ी बड़ी चट्टान है और इस चट्टान के अंदर में आयरन ओर पड़ा हुआ है। ठीक। अब आयरन ओर मान लीजिए निकालने के लिए एक यूनिट बैठी है और इस यूनिट को हम कहते हैं टाटा स्टील। आयरन ओर क्या कौन निकाल रहा है? टाटा स्टील निकाल रहा है। और वो टाटा स्टील जब आयरन ओर निकाल रहा है तो उससे क्या बना रहा है? स्टील बना रहा है। और वो स्टील फाइनली किसको बेच देता है? टाटा मोटर्स को बेच देता है। किसको बेच रहा है? टाटा मोटर्स को बेच रहा है। अब टाटा मोटर्स उस स्टील से क्या बना रहा है? तो टाटा मोटर्स उस स्टील से कार बना रहा है। और ये कार फाइनली किसको बेच दे रहा है? डीलर को बेच दे रहा है। अब डीलर क्या कर रहा है? डीलर कार खरीद कर फाइनल कंज्यूमर तक वो कार बेच दे रहा है। अब ध्यान से समझो। तो क्या हुआ? आयरन ओर जब तक इन चट्टानों के नीचे पड़ा था उसकी कोई वैल्यू थी क्या? नहीं सर, कोई वैल्यू नहीं थी। इसकी वैल्यू हमेशा 0 थी। लेकिन जब टाटा स्टील ने एक्सप्लोर करके आयरन ओर निकाला और उससे स्टील बनाया तो फाइनल आउटपुट की कुछ वैल्यू होगी। हाँ सर, लेट अस एज्यूम कि उसकी वैल्यू 50,000 रुपए। अब क्या हुआ? ये स्टील किसको बेच दिया? टाटा मोटर्स को। टाटा मोटर्स ने 50,000 रुपए में स्टील खरीद कर क्या बनाया? कार बनाया। और उस कार की कीमत थी 1.5 लाख रुपए। उस कार की कीमत थी 1.5 लाख रुपए। और ये कार फाइनली किसको बेच दिया? डीलर को बेच दिया। कितने रुपए में बेचा? 1.5 लाख रुपए में बेच दिया।
अब डीलर फाइनल कंज्यूमर को लेट अस अज्यूम कि वो 2 लाख रुपए में बेच दिया। ठीक, तो पहले चीज ध्यान से समझिए, यहां पर जो टाटा स्टील है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और जितने सारे डीलर्स इंगेज हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन इंगेज है, जो इंश्योरेंस इंगेज है, उसको हम कहते हैं टर्शरी सेक्टर। तो देखिए 3 तरह के सेक्टर्स इंगेज है, एक है प्राइमरी सेक्टर, एक है सेकेंडरी सेक्टर और एक है टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर कौन था? टाटा स्टील था। अब अगर हम बात करें, हम आपसे पूछें कि कितना वैल्यू एडिशन प्राइमरी सेक्टर क्रिएट किया, तो पहले देखो इसकी कीमत 0 थी। अब जैसे उसने स्टील बनाया 50,000 रुपए का, तो कितना वैल्यू एडिशन क्रिएट किया? 50,000 रुपए का। बस यहां पे कंसेप्ट आया कि वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हुआ? सेल्स माइनस परचेज। धीरे धीरे हम उसको तोड़ते हैं। वैल्यू एडिशन क्या है, पहले ध्यान से समझना है कि वैल्यू एडिशन अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी पे अगर हम बात करें तो क्या है? सेल्स माइनस परचेज। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया टाटा स्टील ने कितने रुपए का सेल किया? 50,000 रुपए का किया। और परचेज कितने का किया? 0 रुपीज का किया। तो उसने वैल्यू एडिशन कितने का किया? 50,000 रुपए का किया। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सर टाटा स्टील का वैल्यू एडिशन तो हम लोग निकाल ली और टाटा स्टील तो प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन अब बात यह आई कि टाटा मोटर्स का वैल्यू एडिशन क्या होगा? सेम चीज है, सेल्स माइनस परचेज। अब बताओ टाटा मोटर्स कितने में खरीदा था? 50,000 रुपए में। बेचा कितने में? 1.5 लाख रुपए में। तो एक्चुअल में उसने वैल्यू एडिशन कितने रुपए का किया? 1 लाख रुपए का किया। अब आ जाइए टर्शरी सेक्टर में। तो अगर हम डीलर की बात करें तो डीलर ने कितने में खरीदा? 1.5 लाख रुपए में। बेचा कितने में? 2 लाख रुपए में। तो कितना वैल्यू एडिशन क्रिएट किया? 50,000। तो मतलब अगर हम ध्यान से समझें तो इस पार्ट को अगर ध्यान से समझें तो क्या हुआ? वैल्यू एडेड मेथड आया। वैल्यू एडेड मेथड कैसे आए? तो वैल्यू एडेड एट प्राइमरी सेक्टर। अभी हम वैल्यू एडेड एट प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर था टाटा स्टील। प्राइमरी सेक्टर था टाटा स्टील। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर था टाटा मोटर्स। और टर्शरी सेक्टर क्या था? तो जितने भी डीलर्स थे, ट्रांसपोर्टेशन था, इंश्योरेंस था, ये सब क्या है? सर्विस सेक्टर। तो हमारे दिए गए एग्जाम्पल में तो पहला वैल्यू एडिशन जो टाटा स्टील ने कमाया था वो 50,000 रुपए था। जो टाटा मोटर्स ने कमाया था वो लगभग 1 लाख रुपए था। कैसे सर? तो 1.5 लाख रुपए का सेल था डीलर को और खरीदा कितने में था? 50,000 में। तो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ? 1 लाख का। लेकिन सेम चीज अगर हम बात करें टर्शरी सेक्टर का, तो टर्शरी सेक्टर में वैल्यू एडिशन कितने था? 50,000 का था। मतलब अगर हम बात करें कि इकोनॉमी में कितने रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, तो वो मात्र 2 लाख रुपए का था। तो ये जो 2 लाख है इसको हम कहते हैं जीडीपी एट एमपी। इसको हम कहते हैं जीडीपी एट एमपी। अब बात ये आई कि सर मेरे को आप ये बताएं कि एमपी क्यों आ रहा है? क्योंकि हम जो 2 लाख रुपए ले रहे हैं वो हमेशा किस पे ले रहे हैं? मार्केट प्राइस पे ले रहे हैं। मतलब इसमें ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड है। ठीक। और अगर हम इससे अब हमको जाना कहां है? नेशनल इनकम की तरफ जाना है। और नेशनल इनकम किसको डिफाइन करते हैं? एनएनपी एट एफसी को डिफाइन करते हैं। मतलब अगर हमको जीडीपी से एनएनपी एफसी की तरफ अगर जाना है
तो पहला क्या है, ग्रॉस है, दूसरा क्या है, नेट है। तो ग्रॉस से नेट में आने के लिए क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो देखो डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए क्या करना है, हमको NFIA प्लस करना है। तो देखो NFIA प्लस हो गया। और हमको अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो हमें क्या करना है, NIT माइनस करना है। और NIT माइनस करना है तो हमको क्या मिल गया, NNP at FC। मतलब ध्यान से देखें तो वैल्यू एडेड मेथड को अगर हम ध्यान से देखें कैसे निकल रहा है, वैल्यू एडेड मेथड निकल रहा है। वैल्यू एडेड का मतलब है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेजेस। और इस परचेजेस को हम इंटरमीडिएट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो मतलब क्या हो गया, अगर वैल्यू एडेड मेथड मतलब किसी भी सेक्टर का वैल्यू एडेड निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेजेस या इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो इससे क्या निकलेगा बेटा, वैल्यू एडेड मेथड निकलेगा। अब ये बात आई कि NNP at FC निकल गया। तो सर ये सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को दूसरी भाषा में भी कुछ कहते हैं क्या? हाँ कहते हैं, इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हमेशा किसके बराबर होता है, वैल्यू प्लस आउटपुट होता है। और वैल्यू प्लस आउटपुट हमेशा क्या देगा, सेल्स प्लस आउटपुट देगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट देगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट से जब हम इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमको वैल्यू एडेड मेथड मिलेगा। वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर के थ्रू हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप सीधे 2 लाख रुपए ले लीजिए। आप क्यों बीच में वैल्यू एडिशन निकाल रहे थे? इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि कई सारे गुड्स मार्केट में नहीं बिक पाते। कई सारे गुड्स मार्केट में स्टेज ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होते हैं। जैसे कि प्राइमरी से सेकेंडरी में नहीं आते, सेकेंडरी से टर्शरी में नहीं आते। तो अगर हम हर सेक्टर पे वैल्यू एडिशन निकालें तो इससे क्या होगा, हम जीडीपी को प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम कोई क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम ऐड ऑन नहीं करेंगे तो हम कभी भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा फंडा यह है कि हर सेक्टर पे वैल्यू एडिशन निकालना कंपलसरी है। या 2 तरीका है, या तो हर सेक्टर पे वैल्यू एडिशन निकाल लीजिए या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू उठा लीजिए। अब आपको ही पता है कि भारत में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी चीज है जो क्वेश्चनेबल है। और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता है कि प्राइमरी गुड्स के लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज 1 लाख का हो, सेकेंडरी के लिए 1.5 लाख का हो, और वही टर्चरी के लिए 2 लाख का हो। तो अगर हम हर सेक्टर से वैल्यू एडिशन निकालेंगे तो हम डबल काउंटिंग में नहीं फंसेंगे। और डबल काउंटिंग से अगर बच गए तो हम एक्चुअल जो जीडीपी है देश की वो निकाल पाएंगे। तो बात यही, तो सिंपल सा फंडा है। और वो क्या है, वैल्यू एडेड मेथड इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब बात आई प्रिकॉशंस, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए वैल्यू एडिशन मेथड को कैलकुलेट करते समय, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इंटरमीडिएट कॉस्ट को, इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड मत करिए। तो क्या होगा सर अगर इंक्लूड करेंगे तो, यही प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होगा। मतलब हम एक चीज को 2 बार जोड़ रहे हैं। सर इसको थोड़ा सा डिटेल में बताइए। हाँ बेटा देखो, सिंपल सा फंडा है। अगर हम इंटरमीडिएट कॉस्ट को 3 बार जोड़ देते, जैसे एग्जांपल के साथ मान लीजिए टाटा स्टील का 50,000 जोड़ लेते, टाटा मोटर्स का 1.5 लाख जोड़ लेते और डीलर का 2 लाख जोड़ देते, तो क्या नेशनल इनकम आता है? कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम इंटरमीडिएट कॉस्ट जो उसका परचेज प्राइस है उसको 2 या 2 से ज्यादा बार जोड़ रहे हैं, और ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज। इसीलिए उस थ्योरी में कह रहा है कि इंटरमीडिएट कॉस्ट
must not be included in national income. और इसीलिए कह रहा है कि हर सेक्टर पे वैल्यू एडिशन निकालिए, तब हम एक डिराइव कर पाएंगे कि एक्चुअल में इस देश की जीडीपी कितनी। तो बात यही, पहला पॉइंट ये कहता है जो हमको बहुत ध्यान देना है, इंटरमीडिएट कॉस्ट मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। दूसरा पॉइंट, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्या सेकेंड हैंड गुड्स किसी की इनकम बना रहा है? नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि ऑलरेडी कोई गुड जिसको हम 50,000 में खरीदे हैं, वो मार्केट में अगर हम यूज करने के बाद बेचें तो वो 40,000, 35,000, 30,000 में बिकेगा। लेकिन जैसे जैसे वो रेट डिमिनिश करके बिकेगा, 50,000 से ऊपर तो वैल्यू एडिशन क्रिएट कर नहीं रहा। इसलिए कि सेकेंड हैंड गुड्स को कभी भी जीडीपी के कैलकुलेशन में, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को कभी भी जीडीपी के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते। तीसरा पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, हाँ, इसको हमेशा इंक्लूड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि BMW के ओनर ने अपने लिए BMW बनाई, तो उससे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो हो ही रहा है। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लग रहे हैं तो फैक्टर इनकम भी क्रिएट हो रहा होगा। तो इनकम क्रिएट हो रहा है तो जाहिर सी बात है उस पर कुछ ना कुछ लगाया जा रहा है, इसलिए यह हमेशा जीडीपी के कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन यही अगर हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर हम सेल्फ के कंजम्पशन के लिए कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं सर्विस का, तो वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम बात करें इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड गुड, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई घर है, अपना घर है, और मैं 5 लाख रुपए, अगर मेरे पास वो घर नहीं होता तो मैं 5 लाख रुपए रेंट देता, तो कहीं ना कहीं आपका 5 लाख रुपए तो बच रहा है ना। इसको हम कहते हैं इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस। मतलब जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसेस हैं उन पे जो रेंटल मिल सकता था, रेंटल कमाई हो सकती थी, रेंट पे किया जा सकता था, वो हमेशा नेशनल इनकम का पार्ट बनता है। और लास्ट पॉइंट कहता है कि जितने चेंज इन स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक से मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो जो भी चेंज इन स्टॉक है उसको भी हम कभी भी नेशनल इनकम के डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। तो प्रिकॉशंस क्या क्या मेंटेन करें? तो पहला पॉइंट कहता है इंटरमीडिएट कॉस्ट को कभी इंक्लूड ना करें, सेकेंड हैंड गुड्स को कभी इंक्लूड ना करें, प्रोडक्शन ऑफ गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन को इंक्लूड करें, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन को कभी इंक्लूड ना करें, और जो इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस है उसको इंक्लूड करें, और चेंज इन स्टॉक को हमेशा इंक्लूड करें। इन बातों को अगर ध्यान रखकर नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाएगा तो नेशनल इनकम हमेशा प्रोडक्शन मेथड से सही आएगा।